सबसे पहले तो सुहेल अफरीदी साहब ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया और ये बड़ा बोल्ड कदम है। यानी किसी भी सूबे का वज़ीर आला या वज़ीर आज़म पाकिस्तान या 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाला नवाज शरीफ या पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जो बहुत उन्हें ज़हीन कहा जाता है, इनमें से कोई भी मीडिया को इस वक्त फेस नहीं कर सकता। कोई भी इस तरह मीडिया से मिलकर सख्त तरीन सवालात नहीं ले सकता। हत्ता कि जब DGI SPR ब्रीफिंग देते हैं तो उनमें सहाफ़ियों का खून खुश्क हुआ होता है। यानी आपको पता है कि किस तरह के सहाफ़ियों को बुलाया जाता है, किस तरह के वहाँ पे सवालात किए जाते हैं। सहाफ़ी भी जानते हैं कि अगर उन्होंने कोई सख्त सवाल पूछ लिया या कोई ऐसी बात की जिस पे साहब बहादुर को गुस्सा आ गया तो उसके बाद वो क्या करेंगे, उसका आइडिया पाकिस्तान में सबको है। तो सुहेल अफरीदी साहब ने बहुत सारे सवालात के जवाब दिए। मैं सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा डिजिटल मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, सबसे अच्छे सवालात उन्होंने किए। यानी सहाफ़ी तो बहुत सारे वहाँ पे गए, लेकिन जो सवालात डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने किए, उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान का आने वाला जो मुस्तकबिल है सहाफ़त का, वो बड़ा रोशन है। जो डिजिटल मीडिया के लोग वहाँ पे गए उन्होंने ज़्यादा सख्त सवालात किए, ज़्यादा रेलिवेंट सवालात किए और उन्हीं के सवालात के अंदर से खबरें बनी हैं। सबसे पहले तो ज़ीशान अजीज़ साहब ने बड़े अच्छे सवाल किए, आगा शेख सरवर साहब ने, शाकिर रवान साहब ने, ज़हीम लगारी साहब ने और बहुत सारे और दोस्त हैं, बड़े अच्छे सवाल किए। कुछ जो रेगुलर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी अच्छे सवाल किए। तो कुछ चीज़ें जो क्लियर हुई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, उन्होंने ये क्लियर किया कि रसाई नहीं, रिहाई के लिए तहरीक चल रही है। ये सवाल मैंने भी उठाया था कि सुहेल अफरीदी का ये कहना कि इमरान खान साहब तक रसाई के लिए तहरीक है, रिहाई के लिए नहीं है, तो वो मामला उन्होंने क्लियर किया कि जी पहले शायद मैं समझा नहीं पाया या कन्फ्यूजन हो गई। ये तहरीक इमरान खान साहब की रिहाई के लिए है, उन तक रसाई के लिए नहीं है। दूसरा, उन्होंने एक और बात बड़ी अच्छी तरह क्लियर कर दी कि फर्ज करें कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे। यानी अगर मुलाकात हो जाती है मार्च से पहले तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब फिर जो पैगाम देंगे उसके मुताबिक हम अमल करेंगे। अगर इमरान खान साहब जेल से ये पैगाम भेजते हैं कि आप मार्च ना करें तो हम नहीं करेंगे। अगर वो जेल से ये पैगाम भेजते हैं कि मार्च जरूर करें तो फिर हम करेंगे। और फिर ये भी पूछा गया कि जब आप वहां बैठे हो और एहतजाज कर रहे हो उस वक्त अगर इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकात करवा दी जाती है तो उन्होंने कहा उस सूरत में भी इमरान खान साहब ही फैसला करेंगे कि हमने उठना कब है। तो उठने के हवाले से एक क्लैरिटी वो ये लेकर आए कि हम इमरान खान साहब की रिहाई तक नहीं उठेंगे, हम उठेंगे तब जब इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा। और अगर उनकी रिहाई से पहले हमें उठाना है तो उसका हुक्म इमरान खान साहब जारी करेंगे तभी हम उठेंगे। तो ये एक बड़ी क्लैरिटी आई इस सारे मामले में। एक और उन्होंने बात की इख्तलाफात के हवाले से। उन्होंने कहा जी जो इख्तलाफात है पार्टी के अंदर वो खत्म हो जाएंगे और एक हफ्ते के बाद आपको किसी किस्म की कोई इख्तलाफात पार्टी में दिखाई नहीं देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर और मैं, हम दोनों को आप एक कंटेनर पे देखेंगे, हम मिलकर तहरीक चलाएंगे और हो सकता है कि हम अलग अलग जगहों पर फैल के तहरीक चलाएं, हो सकता है हम एक तरफ बढ़ना शुरू कर दें। जो भी लायामल होगा वो हम आखिरी हफ्ते में बताएंगे, अभी हम इसकी तैयारियां शुरू करेंगे। तो एक और जो सवाल था कि कितने लोगों को ले जाना चाहते हैं, इसमें उन्होंने कहा जी हम 20 लाख से ज्यादा लोग इस्लामाबाद की तरफ इस मरतबा जाएंगे और ये एक दिन का मैच नहीं है, हो सकता है हमें कई दिन लग जाए, हो सकता है कि हमें रुकना पड़े, हो सकता है हम फिर आगे बढ़े। तो ये एक लंबा मैच पड़ेगा एस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा जी वो हमारे साथ शामिल होगी इस एहतजाज में। फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी आकर हमारे साथ एहतजाज का हिस्सा बनना चाहती है तो हम उसे वेलकम करेंगे। फजल रहमान साहब के बारे में उन्होंने कहा जी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ उनकी बातचीत चल रही है, तो वहां जो फैसला होगा वो किया जाएगा। फिर एक और बात जो उन्होंने कही वो ये कि फौज जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन जो कर रही है खैबर पख्तूनख्वा में, इस पर ज़हीम लगारी साहब ने एक सवाल पूछा था। ज़हीम लगारी साहब का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैं उन्हीं के ट्वीट से आपको जवाब पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने सवाल किया कि खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन जारी है जबकि इमरान खान साहब ने आपको वज़ीर आला इसलिए बनाया था कि आप ऑपरेशन रुकवाने के लिए किरदार अदा करें। सुहेल अफरीदी साहब ने वादे जवाब दिया कि फौज वहां ऑपरेशन कर रही है, जबरदस्ती ऑपरेशन कर रही है और बदमाशी के साथ ऑपरेशन किया जा रहा है। ड्रोन फौज खुद कर रही है और बदमाशी से कर रही है। सुहेल अफरीदी के मुताबिक सूबाई हुकूमत की मुखालफत के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन मुसल्लत किया जा रहा है। उनका मौक़िफ़ इससे कबल भी यही रहा है कि सूबे में फौजी ऑपरेशन के फैसले सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर मुसल्लत नहीं किए जाने चाहिए। तो ये सुहेल अफरीदी ने कैटेगोरिकली कहा कि इस फौजी ऑपरेशन से उनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। मोटी मोटी बातें जो उन्होंने बताई, उन्होंने कहा जी कि तमाम पार्टी ने मुशावरत के बाद 27 तारीख की कॉल दी है। उसकी वजह यह है कि मौसम बदल जाएगा, अदलिया की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, वकला भी आ जाएंगे, उन्होंने भी तारीख का ऐलान किया हुआ है और दीगर कुछ चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत चली भी जाती है कोई फिक्र नहीं, हम इस मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। अलीमा खानम की जो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए उन्होंने जो तहरीक चलाई उससे हमें बहुत फायदा हुआ है और 27 सितंबर को भी हमें फायदा होगा। ये एहतजाज पिछले एहतजाजों से मुख्तलिफ होगा और हम जो प्लान करेंगे वो 7 दिन पहले बताएंगे। अच्छा, ये चीजें उन्होंने कही। सबसे पहले इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा है, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि रसाई नहीं रिहाई। जो एक और बड़ी अहम बात उन्होंने कही वो मैं आपके सामने अब रखता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे धमकी दी गई कि अगर तुम लॉन्ग मार्च का ऐलान करोगे तो 5 दिनों के अंदर तुम्हें फारिग कर दिया जाएगा, यानी तुम्हें नाअहल कर दिया जाएगा। ये सुहेल अफरीदी साहब ने बातों बातों में बताया। इस पर ज़ीशान अजीज़ साहब ने सवाल किया कि आपको धमकी दी गई तो धमकी देने वाला कौन है जिसने आपको धमकी दी कि आपको 5 दिन के अंदर फारिग कर दिया जाएगा अगर आपने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो एक बात तो आप अपने ज़हन। अच्छा, इस पर उन्होंने जवाब जो दिया सुहेल अफरीदी ने कि सेक्टर कमांडर ने धमकी दी थी। फिर बाद में मैंने चंद साथियों से रब्ता किया तो उन्होंने कहा ये पेशावर का सेक्टर कमांडर नहीं है, ये भी कंफर्म किया गया। ये दो ही हो सकते हैं, या इस्लामाबाद का हो सकता है या पेशावर का सेक्टर कमांडर हो सकता है। तो जब ये खबर आई कि पेशावर का नहीं है तो फिर तो ये इस्लामाबाद का सेक्टर कमांडर होगा, उसने धमकी दी है। अब देखें, जो एक लॉन्ग मार्च का ऐलान है ना, ये एक पॉलिटिकल मूव है। इसकी आइन और कानून में इजाजत है कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, आप लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। ये कोई गैर आइनी और गैर कानूनी चीज नहीं है। इसके ऊपर अगर कोई सरकारी मुलाजिम या कोई फौजी ऑफिसर जिसने हलफ लिया है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगा, अगर वो एक मुंतखब वजीर आला को जो करोड़ों लोगों का नुमाइंदा है उसको अगर धमकी लगाता है और उसे ये कहता है कि मैं तुझे नाअहल कर दूंगा 5 दिन के अंदर
अगर तूने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो सेक्टर कमांडर की यह धमकी जो है वो उसके हलफ से गद्दारी है और उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अब सुहेल अफरीदी साहब ने ये तो बता दिया कि सेक्टर कमांडर ने कहा, डीजीआईएसपीआर रोज आकर ये कहते हैं और उनके बाकी लोग भी रोज ये कहते हैं कि जनाब हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है। तो इस पे अब डीजीआईएसपीआर को और आर्मी चीफ को जवाब देना चाहिए और इस पे एक्शन लेना चाहिए कि ये कौन सा सेक्टर कमांडर है जो एक सूबे के वजीर आला को ये कहता है कि अगर तुमने कोई सियासी कारकर्दगी की या तुमने कोई सियासी मूवमेंट चलाने की कोशिश की, जो हर सियासतदान का हक है, अगर तुमने कोई सियासी तहरीक का ऐलान किया तो मैं 5 दिन के अंदर तुम्हें नाअहल कर दूंगा। यह है कौन? इसके बाप का मुल्क तो नहीं है ना, ये नवाब तो नहीं बन के बैठा हुआ इस मुल्क के ऊपर, सरकारी मुलाजिम में तनख्वाह ले रहे थे हमारे पैसों से। ये कैसे धमकी लगा सकता है एक अवाम के मुंतखब नुमाइंदे को? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस काम से मना किया था, आईने पाकिस्तान इस काम से मना करता है, फौज का हलफ इस काम से मना करता है, तो एक सेक्टर कमांडर कैसे एक मुंतखब वजीर आला को, जो अवामी मुंतखब नुमाइंदा है, जिसको अवाम लेकर आई है, जिनके पैसों से वो सेक्टर कमांडर तनख्वाह लेकर अपने बच्चे पालता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, खुद भी रोटी खाता है, अपने घर वालों को भी रोटी खिलाता है, वो कैसे उसे धमकी लगा सकता है कि 5 दिन के अंदर तुम्हें नाअहल कर दिया जाएगा? एक बड़ा सवाल है ना, इसका जवाब आना चाहिए। डीजीआईएसपीआर को भी जवाब देना चाहिए, इसका जवाब आर्मी चीफ को भी देना चाहिए और सेक्टर कमांडर से पूछा जाना चाहिए। और सुहेल अफरीदी साहब की जिम्मेदारी क्या है? जो आइन और कानून के मुताबिक है। देखिए, जब एक जिम्मेदार शहरी होता है ना, उसके सामने कोई जुर्म होता है या उसके साथ कोई जुर्म होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको रोके। एक जिम्मेदार शहरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गैर आईनी गैर कानूनी हरकत देखे तो उसको रोके या उसको रिपोर्ट करे। तो सुहेल अफरीदी साहब इसको हर मुताल्लिका फोरम के ऊपर रिपोर्ट कर सकते हैं और उन्हें ये रिपोर्ट करना चाहिए। इस मामले को सूबाई असेंबली में उठाना चाहिए, इसके ऊपर एक करारदाद लानी चाहिए कि एक सेक्टर कमांडर ने धमकी लगाई, इस सेक्टर कमांडर का नाम भी मंजर आम पे लाना चाहिए और सूबाई असेंबली में उसके खिलाफ करारदाद पेश करनी चाहिए, उसे पास करवाना चाहिए। इस मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का कहना चाहिए। अगर पुलिस एफआईआर ना दर्ज करे तो मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए और उससे ऑर्डर लेना चाहिए कि एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि वजीर आला को धमकाया गया है कि तुम्हें नाअहल कर दिया जाएगा अगर तुमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो। और इसके साथ साथ जीएचक्यू को लेटर लिखना चाहिए, बाकायदा डीजीआईएसआई को भी लिखना चाहिए कि आपके सेक्टर कमांडर ने धमकी लगाई है, ताकि निजाम एक्सपोज तो हो ना। तो ये वजीर आला को फौरी तौर पे इकदाम लेने चाहिए ताकि आइंदा के लिए ये रास्ता तो बंद हो गया, जो आता है दिल करता है धमकी लगाता है, जो आता है दिल करता है गिरबान पकड़ लेता है, जो आता है वो कहता है जी मैं फैसला करूंगा बंद कमरों के अंदर। तो नाज़रीन, अब एक और, ये तो हो गया सुहेल अफरीदी वाला चैप्टर, बहुत सारी चीजें उन्होंने क्लियर की हैं, लेकिन इम्तिहान बड़ा सख्त है। सुहेल अफरीदी साहब पे तनकीद के बहुत निश्तर चले, बहुत ज्यादा। सुहेल अफरीदी पे इमरान खान साहब ने भरोसा किया था। ये वो वक्त है जब सुहेल अफरीदी अपने आप को अगर साबित करना चाहें तो वो कर सकते हैं। यहां उन्हें बाजी लगानी पड़ेगी जान की। जितना बड़ा आपको ओहदा मिलता है, जितनी बड़ी आपको इज्जत मिलती है, उतना बड़ा आपका इम्तिहान भी होता है। तो सुहेल अफरीदी को अपने लीडर की तरह इम्तिहान में सुरखरू होना पड़ेगा। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें वज़ीर आला बनाया जाएगा और उन्हें इमरान खान ने वज़ीर आला के लिए चुना। अब उन्हें साबित करना होगा कि इमरान खान साहब का इंतखाब गलत नहीं था और ये उनके लिए एक मौका है। या तो वो अपने आप को बचा लें या अपनी लेगेसी बचा लें, और अगर उन्होंने खड़े होकर दिखाया तो उनकी पूरी कौम को और पूरे पाकिस्तान को उन पे हमेशा फख्र रहेगा। अब आज इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो मामला है उस पर, लेकिन पहले थोड़ी सी एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कोर कमेटी का इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उसमें 2 अहम फैसले हुए। फैसले 3-4 हैं, लेकिन 2 जो अहम चीज़ें उसमें एक ये है कि आज के दिन में तमाम एमएनएस और सेनेटर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। सुबह 10 बजे वहाँ पे समाअत है इमरान खान साहब के मुकदमे की, तो वहाँ पे जाएंगे और जाकर समाअत करेंगे और कोशिश करेंगे कि अदालत वहाँ से इमरान खान साहब की कैद तन्हाई के मामले में इंसाफ फराहम करे और इमरान खान साहब की उनके मुआलिजीन की मौजूदगी में अस्पताल से इलाज को यकीनी बनाया जाए, उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात करवाई जाए, उनके बच्चों के साथ उनका रब्ता करवाया जाए और चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाए। ये वो कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि ये कोशिश कामयाब होती है या नहीं होती। दूसरा, कल के दिन में, मंगल के दिन, इमरान खान साहब की बहनें मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगी। तो इमरान खान साहब की बहनें अडियाला जेल के बाहर जब जाएंगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी फैसला किया, कोर कमेटी ने, कि एमपीएस, एमएनएस और सेनेटर्स भी अडियाला जेल के बाहर जाएंगे और वहां पे एक अलामती धरना भी देंगे ताकि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए दबाव बढ़ाया जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब दबाव बढ़ाने की पॉलिसी इख्तियार की है। देखते हैं ये पॉलिसी आगे जाके कैसे काम करती है। असद कैसर ने, फैसल चौधरी ने, मेजर ताहिर सादिक ने और दीगर और बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अब सोशल मीडिया के ऊपर आवाज उठाना शुरू की है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। देखिए, ये जो खबर दी है ना सिद्दीक जान ने, मेरी अब उनसे भी बात हुई है। जो दीगर सहाफी जिन्होंने खबरें दी है, मेरी उनसे भी बात हुई है। अब मुझे भी एग्जैक्टली पता है कि वो कौन सा सोर्स है जिसने आगे ये सारी बातें बताई हैं। लेकिन इमरान खान साहब की बहनें ये कहती हैं कि उन्हें इस बात पर यकीन नहीं है कि इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर हाई हुआ। वो ये क्यों कहती हैं, इस बात को जरा आपको समझना पड़ेगा। इमरान खान साहब की फैमिली में किसी को भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है। ये ब्लड प्रेशर का जो मसला होता है ना, ये अमूमन फैमिली के साथ आता है, खानदान में होता है, किसी ना किसी को चल रहा होता है तो आगे मुंतकिल हो जाता है। तो उन्हें यह लगता है कि क्योंकि खानदान में किसी को भी ब्लड प्रेशर का मसला नहीं था तो ऐसे इमरान खान साहब को बैठे बैठाए ये प्रॉब्लम हो नहीं सकता। दूसरा, उनका यह मानना है कि इमरान खान साहब रोजाना 4-4 घंटे 3-3 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। तो जो आदमी अपनी फिटनेस का इतना ख्याल रखता हो, रोजाना की बुनियाद के ऊपर वो एक्सरसाइज करे, उसका ब्लड प्रेशर का मसला कैसे हो सकता है? ये भी सवाल उनके दिमाग में है। और इस वजह से उन्हें लगता है कि नहीं, ब्लड प्रेशर का मसला इमरान खान साहब का नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास डायरेक्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो बड़ी पक्की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मुझे अब सोर्स का भी पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सोर्स बताना चाहिए किसी की इजाजत के बगैर। और तीसरा ये है कि उन्होंने मुर्सी की मिसाल क्यों दी, ये मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने मुर्सी की मिसाल क्यों दी। उन्हें यह लगता है कि मोहम्मद मुर्सी की तरह एक दिन इमरान खान साहब को भी इस हालत में पहुंचा दिया जाएगा कि उनकी खुदा न खास्ता जान चली जाएगी। ये उनकी बहनों को लगता है और उसके लिए ये ग्राउंड तैयार की जा रही है। अलीमा खानम ने जो स्टेटमेंट दिया मुर्सी के हवाले से, मैं चंद चीजें आपके सामने रखता हूं। 17 जून 2019 को अदालत में पेश किया गया था मोहम्मद मुर्सी को, और इस पेशी के दौरान अचानक से वो बेहोश होकर गिर पड़े थे।
फिर उन्हें अस्पताल में ले जाया गया तो अस्पताल की इंतजामिया ने बताया कि वो मुर्दा हालत में आए हैं। सरकारी बयान के मुताबिक उनकी मौत जो हुई थी वो दिल के दौरे से हुई थी, लेकिन उनका खानदान, मुस्लिम बरादरी और बहुत सी बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमें, हत्ता कि अक़वाम मुत्तहिदा, ये मानते हैं कि उन्हें कई साल तक सख्त कैद तन्हाई में रखा गया, उन्हें मुनासिब तिब्बी सहूलतें नहीं दी गई और यही वजूहात थी कि उनकी सेहत बिगड़ती गई और बिलाखिर उनकी मौत हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के एक आज़ाद माहिर ने भी बाद में कहा था कि उनकी कैद के हालात और जो कुछ भी उनके साथ हुआ, नाकाफ़ी तिब्बी सहूलियात थी उनके पास, तो उनकी जो कबल अज़ वक्त मौत हुई है उसके पीछे ये सारी वजूहात थी जो जुल्म उनके साथ किया गया। तो सरकारी मौक़िफ़ ये कहता है कि दिल का दौरा पड़ा था, जबकि उनकी फैमिली और उनकी पार्टी और सारे लोग कहते हैं कि नहीं, दिल का दौरा नहीं पड़ा था। और याद रखिएगा, मोहम्मद मुर्सी ने भी यही कहा था अपनी कैद के दौरान कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार फील्ड मार्शल सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी होगा, जो इस वक्त वहां पे सरबराह है, जो इस वक्त भी वहां पे हुक्मरान है। मैं आपको चीजें डॉट कनेक्ट करके दे रहा हूं। 2013 में मुर्सी को गिरफ्तार किया गया। ये पहले बाकायदा वहां पे सदर थे जो जमहूरी तरीके से आए थे। 2013 में इन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया गया। इनकी फैमिली की मुलाकातें बंद कर दी गई, वकला की मुलाकातें बंद कर दी गई और इन 6 सालों में ज्यादातर अरसा इन्हें कैद तन्हाई में रखा गया। मुर्सी की हालत बिगड़ती गई, उन्हें अदालत में पेश किया गया और उनका इंतकाल हो गया। हुकूमत ने कहा यह तो दिल का दौरा पड़ा है। 2013 में जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए थे और सैकड़ों लोग मारे गए थे। लेकिन 2019 में जब उन्हें हार्ट अटैक आया तो उस वक्त तक उनकी ताकत तोड़ दी गई थी। वहां की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर हो गई थी और उन्होंने हर किस्म के एहतजाज को दबा दिया था। लेकिन आज तक मिस्र पूरे तरीके से खड़ा नहीं हो पाया। इनके 2 बेटे भी गिरफ्तार किए गए थे। जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है वही मोहम्मद मुर्सी के साथ हुआ था। इमरान खान साहब की फैमिली के लोग भी गिरफ्तार हुए। अब्दुल्ला मोहम्मद मुर्सी ये भी गिरफ्तार हुआ, उसामा मुर्सी ये भी गिरफ्तार हुआ। और एक जो छोटा बेटा था इनका, वो 25 साल की उम्र में 4 सितंबर 2019 को जेल के अंदर हार्ट अटैक आने से उसकी भी हलाकत हो गई। उसके बारे में भी फैमिली कहती है कि इसको जहर दिया गया या उसे मारा गया। 25 साल के नौजवान को तो हार्ट अटैक नहीं हो सकता, तो ये हार्ट अटैक से कैसे मर गया? लेकिन मोहम्मद मुर्सी को भी हार्ट अटैक आया, उनके 25 साल बेटे को भी हार्ट अटैक आया और बाप के दुनिया से जाने के चंद महीने बाद बेटा भी मर गया। अब मोहम्मद मुर्सी के बारे में आलमी सतह पे बार बार यह कहा जाता है कि अल-सीसी ने उसको कत्ल किया, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कहा था कि अगर मैं मरा या मुझे कुछ हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार अल-सीसी होगा। यह कहा था कि फील्ड मार्शल जो अल-सीसी है वो जिम्मेदार होगा, जो जबरदस्ती वहां पे सदर बन के बैठ गया। तो ये है नाजरीन मुर्सी की कहानी जो इमरान खान साहब की बहनें बताती हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली इमरान खान साहब के हालात उसी डगर पर चल रहे हैं। 25 अक्टूबर 2025 को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जाते हैं और वो जाकर मिस्र के सदर अल-सीसी से मुलाकात करते हैं और उसके बाद इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाल दिया जाता है। समझ आ रही है आपको बात की? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 25 अक्टूबर 2025 को जाते हैं और जाकर मुलाकात करते हैं मिस्र के सदर से, अल-सीसी से, जिसने मुर्सी को ठिकाने लगाया था मुबैना तौर पे। और उसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाल देते हैं और तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब कैद तन्हाई में। तो जो कुछ अल-सीसी ने किया मुर्सी के साथ, अल-सीसी से मुलाकात के बाद उसी पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। वो भी फील्ड मार्शल, ये भी फील्ड मार्शल। वो सदर बन गया, ये अभी सदर नहीं बने, लेकिन खबरें आ रही हैं कि सदर बनना चाहते हैं। उसने अपने मुखालिफ की पार्टी को पहले कुचल के कमजोर कर दिया, बर्बाद कर दिया, उसके बाद उसको जेल में मार दिया और ये भी अपने मुखालिफ के साथ उससे मिलती जुलती चीज कर रहे हैं। तो इसीलिए इमरान खान साहब की बहन ने मोहम्मद मुर्सी की मिसाल दी। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है। मैंने आपको दोनों चीजों का कंपैरिजन या दोनों शख्सियात के बारे में जो हो रहा है वो बता दिया। निजाम नाजरीन इस लेवल तक गिर गया है कि इस्लामाबाद में एक मुकदमा दर्ज होता है दहशतगर्दी का कि जनाब इस मुकदमे में ये बंदे इन्होंने डंडों से और पत्थरों से पुलिस के ऊपर हमला कर दिया और जनाब रियासत को बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो इसमें पुलिस ने जो बंदे पकड़े उनमें एक बंदा पकड़ के अदालत में पेश कर दिया जिसके दोनों हाथ ही नहीं है। ये एक शहरी है जिसका नाम है अल्ताफ। इसके दोनों बाजू नहीं है, ये दोनों बाजुओं से माजूर है। पुलिस ने इसके ऊपर इल्जाम लगाया कि जनाब इसने हमें डंडे मारे और इसने हमें पत्थर मारे। मुकदमा दर्ज करके इसको अदालत में पेश कर दिया और आप ढिठाई और बेशर्मी देखें कि अदालत में उस जज ने वकीलों के बताने के बावजूद कि जनाब इस बंदे के तो दोनों हाथ ही नहीं है, जज साहब इस बंदे के दोनों हाथ नहीं है और ये कैसे पत्थर मार सकता है, डंडा मार सकता है, जज ने फिर भी उसका 1 दिन का रिमांड दे दिया। और जब अगले दिन लाके उसको अदालत में पेश किया गया तो वकीलों ने बताया कि जनाब हाथ नहीं है, दोनों बाजू नहीं है, कैसे कर सकता है? तो फिर जज ने आगे बुलाकर उसको मुलजिम को कहा कि अपने हाथ ऊपर करो, तो उसने बताया जी मेरे दोनों हाथ नहीं है। तो फिर उसे मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया। ये पुलिस के ऊपर इतना शदीद दबाव है कि उन्हें कहा जाता है नंबर पूरे करो, बंदे गिरफ्तार करो, डालो उनके ऊपर पर्चे। भाई उसको हथकड़ी आप कहां लगाएंगे? उसके गले में डालेंगे, उसकी टांग में डालेंगे या उसके शलवार के नाले से पकड़ के लेके जाएंगे? ये निजाम इस लेवल तक गिर गया है। शर्म आनी चाहिए मोहसिन नकवी साहब आपको और आपके आईजी को कि कैसी घटिया हरकत की है आपने कि एक बाजुओं से महरूम शख्स के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया कि वो पुलिस को डंडे मार रहा है और पत्थर मार रहा है। इस जज को भी फारिग करना चाहिए जिसने 1 दिन का रिमांड दिया और उन पुलिस वालों को भी मुअत्तल करके उनको जेल में डालना चाहिए जिन्होंने उसके ऊपर ऐसा मुकदमा दर्ज किया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।